ओके। सो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स दिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंसेस होता है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक, दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। ये एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव H प्लस आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि H प्लस आयन देता है, एसिड देता है H प्लस आयन, याद रखना। और जो बेसिस होता है वो OH माइनस आयन जनरली देता है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, फिर होता है क्या कि द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा, विच मीन सोर। अब एसिड में भी बहुत सारा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूटेड एसिड्स। तो ये सब चीज क्या होता है, चलो थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है HCl, H2SO4, HNO3। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। याद रखना कि ये सब जितना भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है वो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो जनरली हम लोगों का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है ना। उसके बाद आ रहे हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होता है, CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स, और भी सारा नाम होता है। ये जनरली ऑर्गेनिक एसिड होता है। सर हमको नहीं पता कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो जनरली प्लांट्स या एनिमल से जो एसिड्स मिलते हैं, जैसे बी का जो स्टिंग होता है उसमें भी एसिड रहता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है जो मिनरल से बनता है, एक तरफ से बोल सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो नहीं प्रेजेंट होता है। इसलिए ये सब जो एसिड्स होता है HCl, H2SO4, HNO3, ये जनरली एक तरह से बोल सकते हो डेंजरस होता है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी है, तो एक तरफ से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा मतलब अगर हाथ में गिर जाए एसिड या कुछ भी तो ये टोटली उसको मतलब खराब ही कर दे सकते हैं, समझ सकते हो ना। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जिस एसिड में ज्यादा तक मात्रा में एसिड होता है और कम मात्रा में वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर रहता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। एसिड तो ये इतना हो गया। फिर उसके बाद आता है बेसिस। बेसिस क्या होता है, दीज आर दी सब्सटेंसेज विच आर बीटर इन टेस्ट। एसिड होता था सोर इन टेस्ट, और बेसिस जो होता है वो होता है क्या, बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। अगर उसको हम लोग टच करेंगे तो सोपी सोपी फील होगा, ठीक है, साबुन जैसा फील होगा। दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा कि जो बेसिस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस देता है। ठीक है, एसिड देता है H प्लस आयन, और बेसिस जो होता है वो होता है OH माइनस आयन देता है। और ये कौन कहा था, इस ये मतलब यही थ्योरी किसने कहा था, याद रखना अरहेनियस ने कहा था। ठीक है, अरहेनियस ने ये थ्योरी कहा था कि एसिड जो होता है वो अपना एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देता है, और जो बेसिस होता है वो अपना एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस देता है। ठीक, अब उसके बाद बेसिस में भी वही सेम चीज, स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, वीक बेसिस होता है। एल्कालिस भी एक तरह का बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH, KOH, ठीक है, CaOH होल टू आता है। वीक बेसिस में आता है NH4OH। और जो एल्कालिस होता है वो क्या होता है कि दीज आर दी बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो बेसिस एक तरह से वाटर में सोल्यूबल होता है, पानी में जो घुल जाते हैं उसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं एल्कालीज। और उसका एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, NaOH आता है, KOH आता है, CaOH होल टू आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि ये मैक्सिमम एसिड्स होता है जो जनरली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो बेसिस में थोड़ा अंतर देखा जाता है कि एक तरह से कुछ बेसिस होता है जो पानी में सोल्यूबल होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद आ रहा है सॉल्ट्स। दिस आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में था कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो सॉल्ट कैसे तो तैयार हुआ, एसिड और बेस को मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि दिस आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस।
अब उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया NaCl KCl, तो NaCl देख लो, NaOH और HCl को अगर हम लोग एक तरफ से, ये है एक एसिड, राइट, ये है एक एसिड और NaOH एक बेस ना। उसके बाद ये तैयार करता है NaCl जो सॉल्ट, और फिर H2O सॉल्ट एंड वाटर, ये है सॉल्ट ऑब्वियसली, सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज वाटर। इसी को बोला जाता है एक तरफ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना। उसके बाद आ जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या काम करता है? इंडिकेटर्स जो कार्स में होता है, बाइक में होता है, वो जो इंडिकेटर होता है उसका काम क्या होता है? डायरेक्शन देना कि कहाँ जाना है। अगर हम राइट में जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, राइट वाला इंडिकेटर देते हैं। अगर हम मुझे लेफ्ट में जाना होगा तो मैं लेफ्ट वाला इंडिकेटर दूंगा, राइट। तो वही इंडिकेटर जो होता है ना, ये एक तरह से एक सब्सटेंस होता है जो अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके क्या बताता है कि कौन सा सब्सटेंस क्या है। इंडिकेटर का काम ही होता है कि सब्सटेंस एसिड है, कि वो बेस है, या कुछ भी नहीं है, वो चीज बताता है इंडिकेटर, ठीक है। कुछ कुछ इंडिकेटर होता है, जैसे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में दिया गया नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। तीनों प्रकार का इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में मिलता है, जनरली प्लांट्स में, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस को बनाया जाता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस ये ऑलरेडी होते हैं। और ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स जो होता है, दिस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड्स एंड बेसिस। ओडर का मतलब होता है स्मेल, याद रखना, ठीक है। ये अपना कुछ अलग ही स्मेल फैलाता है, एसिड में कुछ और बेसिस में कुछ और। नेचुरल इंडिकेटर के कुछ अगर एग्जांपल में देखिए तो वो होता है लिटमस होता है, रेड कैबेज होता है, रेड कैबेज लीव्स जो होता है, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ आपका दिया गया यहाँ पर, तुम्हारा अगर मैं बोलूँ सॉरी, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया जो होता है, उसका हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर्स होता है वो भी एक तरह से, टर्मरिक भी जो होता है वो, ठीक है, चाइनीज रोज भी एक तरह से होता है। ये सब इंडिकेटर्स के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। टर्मरिक जो जनरली हल्दी होता है वो भी एक तरह से इंडिकेटर ही होता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन, ये सब होता है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो जनरली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो नेचर में जनरली प्लांट्स या कोई एनिमल से वो नहीं बनता है। और ऑल फैक्ट्री तो हम लोग पढ़ लिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से दूं तो ऑल फैक्ट्री एग्जांपल जो जनरली हम लोग होते हैं, ऑनियन। ऑनियन अपना जो स्मेल होता है वो जनरली चेंज कर देता है एसिड में एंड बेसिस में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो आते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल्स, और वो एसिडिक में क्या चेंज करता है और बेसिक में क्या चेंज करता है, अगर कुछ कलर या स्मेल कुछ भी, तो वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है लिटमस। लिटमस क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है जनरली, रेड कैबेज लीफ जो होता है वो एसिड में रेड, और जो बेस में होता है वो होता है ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट वो जो होता है एसिड में होता है ब्लू और बेस में होता है पिंक। ये सब चीज थोड़ा कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ऑफ कुछ कुछ चीज बुक से है, कुछ कुछ चीज बुक के बाहर भी है, ठीक है। और ये जो टर्मरिक है, टर्मरिक एसिड में कोई भी चेंज कलर अपना नहीं करता है, वो जो येलो कलर है अपना खुद का खुद ही कलर वो रख देता है। लेकिन जब बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक अगर हम लोग डालेंगे तो वो रेड कलर हो जाता है, ठीक है। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, फेनोल्फ्थालीन जो होता है वो कलरलेस होता है एसिड में और पिंक हो जाता है बेस में। याद रखना ये बेस का कलर है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये बेस का कलर है जनरली, ये सब पूरा का पूरा बेस है और ये एसिड कलर कलर है, ठीक है। तो फेनोल्फ्थालीन जो होता है वो क्या हुआ, वो पिंक हो जाता है बेस में, ठीक है, वो बेस में पिंक कलर हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अगर हम लोग लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, और अगर हम लोग इसको बेस में दे डालेंगे तो वो जनरली येलो कलर हो जाता है, ठीक है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स ऊपर में सबसे पहले मैंने बताया ऑनियन होता है, ठीक है। और भी होता है, वेनिला एसेंस होता है, क्लोव ऑयल होता है, ये सब भी। तो ऑनियन क्या करता है, एसिड में अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अपना स्मेल ज्यादा फैलाता है। ऑनियन का जो स्मेल होता है ना, वो जनरली एसिड में अगर तुम डालोगे उससे तो वो जनरली स्मेल फैलाता है, लेकिन बेस में कोई भी स्मेल ऑनियन नहीं फैलाता, ठीक है। वेनिला एसेंस जो होता है अपना स्मेल को रिटेन करता है एसिड में, और बेस में कोई भी स्मेल अपना नहीं रहता है वेनिला एसेंस का। मतलब वेनिला एसेंस को अगर हम लोग बेस में डाल दिए तो वो अपना जो स्मेल होता है वो फिर से नहीं फैलाएगा स्मेल, ठीक है। और क्लोव ऑयल जो होता है वो अपना स्मेल को रिटेन करता है एसिड में,
लेकिन बेस में धीरे धीरे वो अपना स्मेल को खो देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज देखें, यहाँ पर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में हम लोग देखें कि अपना जो स्मेलिंग का पार्ट होता है, मतलब उसका खुद का जो स्मेलिंग होता है, वो स्मेलिंग वो धीरे 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 लूज कर देता है। यही होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ना इसके बाद हम लोग अभी जितना भी पढ़ रहे थे वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। अभी एसिड्स और बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। अभी जो पढ़ेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आता है वो होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड बेसिस। देख लो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर मेटल्स जो है, मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्ट क्या करता है और एसिड क्या रिएक्ट करता है, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग पार्ट में इसमें हम लोग दिखाए। तो एसिड जो होता है, एसिड के साथ मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, याद रखना, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट प्रोड्यूस करता है। याद रखना एक चीज की क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट या H2 गैस तैयार करेगा, या ऐसे भी पूछ सकते कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस जनरली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा अच्छे तरह से याद रख लेना कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तैयार करता है, और बेस भी वही करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब डिपेंड करता है एसिड जो सॉल्ट बनाता है और बेस जो सॉल्ट बनाता है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट। ठीक है, जैसे 2HCl एक एसिड है, जिंक के साथ, जिंक एक मेटल है, रिएक्ट करके ZnCl2 एक सॉल्ट क्रिएट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस। वही सेम तरह से जो बेस होता है NaOH, वो Zn के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, नाम थोड़ा याद रखना, और हाइड्रोजन गैस क्रिएट कर रहा है। जो हाइड्रोजन गैस होता है वो रिलीज कैन बी टेस्टेड, या हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विथ पॉप साउंड। अगर ये हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बर्निंग कैंडल वहां पर सामने ला सकते हैं टेस्ट ट्यूब के सामने, तो वो एक तरह से पॉप साउंड करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जो जनरली मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाई कार्बोनेट्स होता है, उसके एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या करता है। नाउ एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को ही बोला जाता है मेटल बाई कार्बोनेट। ठीक है, मेटल बाई कार्बोनेट। तो एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो तैयार करता है क्या, तैयार करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलर अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये चीज थोड़ा जानने वाला चीज है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि बेस के साथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट जो होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। अब चलो एसिड वाला थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं। HCl के साथ Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और तैयार क्या कर रहा है, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। HCl के साथ NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है। NaCO3 क्या था, सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये रिएक्ट करके तैयार कर रहा है सॉल्ट, वही सेम चीज, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। हम लोग जानते हैं कि लाइम वाटर में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग उसको पास करेंगे तो वो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट तैयार कर देता है, राइट। तो वही CaOH2 के साथ अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करेंगे तो वो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर क्रिएट करता है, जो जनरली मिल्की टर्न हो जाता है, मतलब वो दिखने में थोड़ा दूध दूध लगता है। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, अगर एक्सेस CO2 अगर पास हुआ तो वही कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर बना हुआ था, जो यहाँ पर बना हुआ था, वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फिर से एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या मिल्कीनेस डिसअपियर तैयार कर देता है। वो धीरे 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 वो मिल्कीनेस हट जाता है, वो तैयार कर देते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CHCO3। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद आ रहा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके क्या तैयार करते हैं, ये मैंने अभी बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। वही चीज है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर क्रिएट करता है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
Reaction of acids with base is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. HCl NaOH NaCl H2O तैयार करता है, मैंने बता दिया. अब देखो, अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो तैयार क्या करेगा, एसिडिक सॉल्ट तैयार करेगा. सोचो कि तुम किसी के साथ लड़ने जा रहे हो और तुम 5 जन हो, ठीक है, तुम 5 जन हो और जो है वो अकेला है, तो क्या होगा, यहाँ पर तुम 5 पूरा उसको कूट दोगे, है ना. तो वही सेम चीज यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीम है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये एक तरह से वीक है क्योंकि अकेला है, वीक है. तो इसीलिए यहाँ पर जैसे हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो जीत गया. एसिड्स में भी वही होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है और वीक बेसिस जब रिएक्ट करते हैं एक आपस के साथ, तो सॉल्ट तो बनता है लेकिन वो एसिडिक सॉल्ट बनता है. ठीक है, वो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है. सिमिलर वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो बेसिक सॉल्ट बनाता है. हर एक में वाटर तो कॉमन होगा, ये तो आई थिंक पता चल चुका अभी तक, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब भी वही होता है. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट तैयार होता है. जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट, सिमिलर एज वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल सॉल्ट. तो ये दोनों तो चलो ठीक है, समझ में आ गया. ये वाला थोड़ा दिक्कत आता है कभी कभार, लेकिन उतना भी ज्यादा अभी आई थिंक दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड जीत जाएगा, तो इसीलिए जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा. ठीक है, सिमिलर एज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर जो सॉल्ट क्रिएट होगा वो बेसिक सॉल्ट क्रिएट होगा. सीधा सा बात है. ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स. जो मेटालिक ऑक्साइड्स होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, याद रखना जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है बेसिक ऑक्साइड्स. तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर एसिड अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर क्रिएट होते हैं. ठीक है, CaO 2HCl तैयार करते हैं CaCl2 और H2O. अब इसके बाद आ रहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस. जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होता है, अब देख लो, जो मेटालिक ऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है, ये जनरली बेसिक इन नेचर होता है. तो वही सेम चीज, ये बेसिक मतलब मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ, मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे ना, वाटर के साथ, तो वो जनरली क्या देता है जानते हो, वो बेस देता है, वो बेस फॉर्म करता है. तो इसीलिए बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग जानते हैं. इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करता है. याद रखना ये वाला चीज. ठीक है, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस तैयार करता है वही सेम चीज, सॉल्ट एंड वाटर ही तैयार करेगा. फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है CO2 प्लस CaOH होल 2. ठीक है, ये तैयार कर रहे हैं CaCO3 और H2O. अब यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन दिया गया कि एसिड जो रिएक्ट करता है मेटालिक कार्बन मेटल कार्बोनेट से, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, मेटल से होता है तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस सिर्फ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वही सेम चीज आ जाएगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट और वाटर. ठीक है, सिमिलर एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो तैयार करता है सॉल्ट और वाटर. बेसिस का भी रिएक्शन वही, मेटल के साथ सॉल्ट हाइड्रोजन गैस, मेटालिक कार्बोनेट मेटालिक बाइकार्बोनेट जो होता है, ठीक है, मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ नो रिएक्शन, पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं सबसे पहले. फिर एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वही सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा ग्राफ है इसको थोड़ा याद रखना, ये बहुत काम का होगा. Why do all acids and bases have in common? What do all acids and bases have in common? हर एक एसिड्स और हर एक बेसिस में कॉमन क्या है, बोल रहे कि ऑल एसिड हैव H प्लस आयन्स इन कॉमन. जो हर एक एसिड होता है उसके पास क्या होता है, H प्लस आयन होता है कॉमन में. एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन सोल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. एसिड्स जो H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं ना, यही जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है उसी का एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए. और हर एक बेसिस का क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जनरली, मतलब जो OH माइनस आयन होता है वो कॉमन होता है. तो एसिड H प्लस आयन देता है, बेसिस OH माइनस आयन देता है. कहाँ पर, एक्वस सोल्यूशन में. ये थोड़ा याद रख लेना. ठीक है, एसिड यहाँ पर दिया गया कि एसिड एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन. एसिड और बेसिस वाटर सोल्यूशन में क्या करता है, वही सेम चीज, एक्वस सोल्यूशन का मतलब भी तो वही हुआ ना एक तरफ से. तो एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर
H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जो H प्लस आयंस जो एसिड क्रिएट करता है तो उसको हम लोग देख क्यों नहीं पाते। तो जो H प्लस आयन होता है वो क्या, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, जो H प्लस आयन होता है वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और तैयार कर देता है H3O प्लस आयन, जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, इसी का और एक नाम है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो एसिड पानी में जो H प्लस आयंस जो छोड़ता है वो जनरली H प्लस आयन पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयन बना देता है और फिर वही H3O प्लस आयन एक तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग HCl H2O के साथ रिएक्ट करके तैयार कर देते हैं H3O प्लस और Cl माइनस। वही सिमिलर बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस। बेसिस जो होता है जो जनरली पानी में अगर हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस आयंस देगा। फॉर एन एग्जाम्पल NaOH, पानी में हम लोग इसको डिसॉल्व कर रहे हैं Na प्लस OH माइनस। फॉर एग्जाम्पल MgOH होल टू, वही सेम Mg2 प्लस 2OH माइनस। जो बेसिस सॉल्युबल होता है वाटर में उसको हम लोग एल्कालीज बोलते हैं, राइट। While diluting acids, it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid। ये चीज थोड़ा याद रखना कि जब डायल्यूटिंग एसिड्स कौन सा होता है, जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है, तो बोला जाता है कि जो वाटर होता है वो एसिड में मत डालो। अगर एसिड में अगर हम लोग वाटर डालेंगे ना तो वो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है हीट रिलीज करता है, राइट। तो एक्सोथर्मिक होता है तो फट जा सकता है जो भी कांच का जो भी कुछ भी हो, ठीक है, कांच का बीकर हो कि कांच का टेस्ट ट्यूब हो, वो फूट जा सकता है। इसीलिए डाइल्यूटिंग एसिड्स अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर, पानी में एसिड डालो, नॉट कि एसिड में पानी डालेंगे हम लोग, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर वाटर अगर ऐड करा जाता, द हीट जनरेटेड may cause the mixture to splash out and cause burns, and the glass container may also break due to the excessive local heating। ये एक्सेसिव लोकल हीटिंग मतलब ये ग्लास कंटेनर भी फूट जा सकता है, ये ज्यादा तक हीट तैयार करते हैं, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक है ना, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करता है अगर एसिड के ऊपर हम लोग पानी देंगे तो, ठीक है। नाउ एडिंग वाटर टू एसिड में, अगर हम लोग वाटर अगर एसिड में डालेंगे तो ये क्या, कॉजिंग मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, वो मिक्सचर जो है वो बाहर पूरा आ सकता है, ठीक है, छिटक के आ सकता है, या वो ग्लास का जो कंटेनर है उसको तोड़ दे सकते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर results in decrease of concentration of ions, that which is H3O plus या OH minus per unit volume। such process is called dilution। अब क्वेश्चन आता है कि what is dilution, dilution क्या होता है। अब देख लो, dilution दो हो सकता है, अगर हम लोग एसिड के साथ पानी मिला रहे हैं तो वो H प्लस मतलब जो H प्लस आयन है या H3O प्लस जो आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, उसको घटा दे रहा है, या अगर हम लोग बेस के साथ अगर पानी डालेंगे तो वो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको धीरे 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 डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है डाइल्यूशन बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो स्ट्रेंथ होता है एसिड या बेस का उसको हम लोग नापते हैं किससे, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे हम लोग नापते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये मिक्सचर होता है एक तरह से, एक सेवरल बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। it shows different colors at different concentration of H plus ions in the solution। ये क्या शो करता है, ये डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के लिए। अगर H प्लस आयंस हो चुकी थोड़ा ज्यादा है तो उसमें कुछ और कलर दिखाएगा, अगर कम होता जा रहा है तो उसमें भी कुछ और कलर, थोड़ा कम हो रहा है फिर भी और कलर, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना कलर को चेंज करता है H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। और इसी रिगार्डिंग एक बना जाता है वो है पीएच स्केल, ठीक है। याद रखना कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। पीएच स्केल एक स्केल होता है, ये एक जनरली मिक्सचर होता है, मतलब एक तरह से लिक्विड मिक्सचर बोल सकते हैं इसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर को, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है कि अ स्केल फॉर मेजरिंग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। P in pH stand for potence, a German word which means power। और सीधा सा बात है, pH इसका मतलब होता है कि H का पोटेंशियल या H का पावर। pH 7 जो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। pH अगर 7 से कम हो तो हम लोग बोलते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन है, और pH अगर 7 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वो बेसिक सोल्यूशन है। मतलब क्या कि pH स्केल जो है वो एक तरह से, ये जो सोचो कि 7 जो है वो है न्यूट्रल, मतलब पानी को अगर हम लोग लेंगे तो वो होता है 7। जितना कम होता जाएगा 7 से 0 मतलब लास्ट तक जितना, और 14 तक तो मैक्सिमम है,
तो इतना जितना तक ये बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब बेस का कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगा और इधर एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है जनरली पीएच स्केल का मेन मतलब। जितना धीरे 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 वैल्यू कमता जाएगा पीएच स्केल का, तो उसका मतलब होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 14 की तरफ, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड पीएच इंक्रीजेस, नो डाउट पीएच इंक्रीज होता है अगर एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब पानी मिलाते हैं, और बेस को अगर डाइल्यूट करते हैं तो पीएच डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी ये वाला चीज भी बता दिया कि न्यूट्रल होता है 7 में, और 0 से लेकर 14 तक जनरली रहता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम लोग का रोजमर्रा का जिंदगी में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, हम लोग का बॉडी जो वर्क करता है विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8। याद रखना कि हम लोग का जो बॉडी जो काम करता है, बॉडी में जो ब्लड लेवल है, या एक तरह से ब्लड में पीएच रेंज जो होता है वो 7 से लेकर 7.8 होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है। when pH of रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, अब pH of the soil, plants require a specific pH range for their healthy growth, जो प्लांट्स होता है उसी का भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक pH रेंज दरकार चाहिए जो अपना हेल्दी ग्रो के लिए काम आता है। ठीक है, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच इंक्लूड होता है। कैसे? आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड विच हेल्प्स इन आवर डाइजेशन, जो जनरली वो जो फूड का ब्रेक डाउन होता है उसमें काम आता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन, अगर सोचो इनडाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, स्टमक क्या करता है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है और वो हम लोग को एक तरह से इरिटेशन और पेट में दर्द जनरली तैयार होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड। अब एंटासिड क्या होता है? एंटासिड होता है माइल्ड बेस। अब एसिड ज्यादा निकल रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस चीज है, बेस यूज करेंगे। ठीक है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला याद रखना MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है उसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं जो इनो खाते हैं या जितना भी एंटासिड यूज करते हैं, तो ये जनरली यही होता है। ठीक है, तो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड होता है एक तरह से माइल्ड बेस, जो जब हम लोग में मतलब हम लोग का स्टमक में ज्यादा एसिड अगर निकल जाए इंडाइजेशन के टाइम में, या एक तरफ से कि बहुत ज़्यादा खा लिए, ठीक है, तब जब निकल जाते हैं एक्सेस एसिड हम लोग का अगर स्टमक से निकल जाते हैं, तो वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड खाते हैं ना। उसके बाद आ रहा है पीएच चेंजेस अ कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट, जो दांत में जो डिके होता है वो स्टार्ट होता है व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाना स्टार्ट होता है, तब हम लोग का दांत में जो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होता है। टूथ एनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट करोड्स ओनली व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। जो हम लोग जो खाना चबाते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, उसमें वो खाने को धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं डिग्रेड करते हैं, वो कुछ कुछ पार्ट दांत में रह भी जाता है। अब उसी टाइम में अगर बैक्टीरिया जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीधा सा बात है, वो तो क्या करेगा, वो डिकम्पोज करेगा। तो वही चीज प्रोड्यूस करने के टाइम उस दांत में मतलब हम लोग का मुंह में पीएच का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो वो जो लेवल जब कम हो जाता है, लोअर देन अगर 5.5 अगर हो जाता है, तो टूथ एनामेल जो होता है वो धीरे 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 डिजोल्व होना स्टार्ट करता है, मतलब करोड होना स्टार्ट करता है वो। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट, जनरली जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक फॉर्मेट होता है, नो डाउट बेस होता है वो, तो टूथ डिके से बचाता है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट जो होता है एक तरह से वो बेस होता है। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बी, हम लोग सब जानते हैं कि बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो बी का स्टिंग होता है वो एक तरह से क्या, वो एक तरह से एसिड जनरली रिलीज करता है, जो अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल्स के अगर अंदर चल गया तो वो बहुत पेन और इरिटेशन फील कराता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरियाज गिव्स रिलीफ, अगर वही स्टंग एरिया में हम लोग बेकिंग सोडा डाल दिए या साबुन डाल दिए, जनरली साबुन मतलब डाल तो नहीं सकते, साबुन अगर वहां पर लगा दिए तो वो एक तरह से रिलीव करता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड है, एसिड के साथ अगर हम लोग बेस को यूज करेंगे तो वो एसिड को एक तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल, जनरली नेटल लीव्स जो होता है, इंजेक्ट मेथानोइक एसिड, जो एक तरह से नेटल का जो स्टिंगिंग हेयर होता है, ठीक है, नेटल लीव्स का, वो भी एक तरह से मेथानोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो जो मेथानिक एसिड जब आ जाता है हाथ में या कुछ भी,
तो बहुत पेन और सेंसेशन देता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, पेन देता है, ठीक है। तो रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉक प्लांट, डॉक प्लांट एक तरह से प्लांट होता है, अगर उसका लीफ अगर हम लोग रब करेंगे तो वो रिलीफ देता है। अब डॉक प्लांट क्या होता है, नो डाउट बेस, ठीक है। डॉक प्लांट से क्या आता है, ऑब्वियसली बेस आएगा, तभी तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ना। तो ये चीज थोड़ा याद रखना कि एसिड को न्यूट्रलाइज या बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मतलब एसिड और बेस एक आपस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस एक आपस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब उसके बाद आ रहा है पीएच ऑफ सॉल्ट। अब देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट क्रिएट करेगा, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली न्यूट्रल है ये तो 7 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे होता है NaCl। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या सॉल्ट तैयार करेगा, एसिडिक सॉल्ट, तो उसका पीएच होगा लेस देन 7। एग्जाम्पल NH4Cl। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड नो डाउट बेसिक सॉल्ट, पीएच 7 से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल CH3COO Na, यहाँ पर N कैपिटल में होगा, ठीक है, CH3COO Na। अब इसके बाद कुछ केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कौन सा केमिकल तैयार होता है, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये टोटल 5 थिंग्स है, जो 5 चीजें ये हम लोग बना सकते हैं इसके मदद से, कॉमन सॉल्ट की मदद से। सबसे पहले जो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। थोड़ा इसका जो फॉर्मूलाज है इसको थोड़ा याद रखना। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट के साथ, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट, फिर उसके बाद हाफ H2O, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहला आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम लोग का आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग एक तरह से बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे ब्राइन के ऊपर से, ब्राइन के ऊपर से मतलब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl को अगर पानी के साथ हम लोग घुल के रखें तो उसको बोला जाता है ब्राइन। तो वो क्या करता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, जिसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली एनोड होता है, देख तरह से दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड यूज करा गया है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक होता है एनोड एक होता है कैथोड। तो एनोड में क्या होता है, Cl2 गैस जनरली रिलीज होता है, ये देख सकते हैं एनोड से, और जो कैथोड होता है वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। अब दोनों गैसेस का भी काम होता है, नो डाउट, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि वो जो फ्यूल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मार्जरीन एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज करने के लिए ये यूज होता है। क्लोरीन गैस हम लोग जानते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ बनाने में क्लोरीन गैस यूज होता है। और नियर कैथोड के सामने यहाँ पर तैयार होता है NaOH सोल्यूशन, जो जनरली यहाँ से हम लोग अगर बोलेंगे NaOH को हम लोग यहाँ से कंटेनर में ब्राइन मतलब ब्राइन कंटेनिंग NaOH होता है, NaOH के साथ ब्राइन भी यहाँ पर कंटेन किया जाता है। इसको फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं। अब इसका यूजेस कहाँ हो, यूजेस में अगर हम लोग देखेंगे H2 का यूजेस होता है फ्यूल्स या मार्गरीन में यूज होता है। फिर उसके बाद Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, PVC CFCs में, HCl क्लीनिंग स्टील्स मेडिसिन, NaOH डिक्रीजिंग मेटल्स सोप्स एंड पेपर मेकिंग। नाउ इसके बाद यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करके तैयार करता है ब्लीच, जो हाउस होल्ड ब्लीचेस होता है, ठीक है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स होता है, ये सब बनता है, जो जनरली हम लोग जो बोलते हैं ना ब्लीच, तो ब्लीच तैयार होता है Cl2 क्लोरीन और NaOH के साथ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ अगर क्लोरीन को हम लोग अगर मिला दे तो वो जो तैयार करता है वो होता है ब्लीच। अब उसके बाद आ रहा है क्या, उसके बाद आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर, ये अलग पार्ट है। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। क्लोरीन के साथ अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो इसी का और एक नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्लेक लाइम, ओके, पहले भी पढ़े थे ये वाला। फिर उसके बाद तैयार होता है CaOCl2, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। अब यूजेस क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनेन को ब्लीचिंग करने में। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज का जो वुड पल्प होता है, मतलब वुड पल्प जो होता है उसको ब्लीचिंग करने में पेपर फैक्ट्रीज में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज करा जाता है ना। उसके बाद आ रहा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा भी नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। नाउ देख सकते हैं NaCl, H2O, CO2, NH3, ये टोटल 4 यूज करके तैयार होता है NH4Cl एंड NaHCO3, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसको हम लोग हीट करते हैं वो क्या तैयार करता है? Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तैयार करने में ये यूज होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, उसी को हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हम लोग हीट देते हैं या कोई वाटर के साथ मिलाते हैं, CO2 is produced which causes bread and cake to rise, making them soft and spongy। जो CO2 होता है वो जनरली प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो केक वगैरह होते हैं, केक होता है, ब्रेड होता है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, स्पॉन्जी कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में एक इंग्रेडिएंट के हिसाब से यूज होता है, वो होता है बेकिंग सोडा। ना उसके बाद आता है यूज्ड इन सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडा एसिड्स में या फायर एक्सटिंग्विशर में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो क्या होता है? वो होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, सॉरी, बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा यूज होता है सोडा एसिड्स और फायर एक्सटिंग्विशर में। ना उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ अगर हम लोग 10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। याद रखना, ये जो Na2CO3 है, Na2CO3 है, इसके साथ 10 अमाउंट ऑफ अगर पानी अगर हम लोग मिला दे तो वो तैयार करता है Na2CO3.10H2O। इसका मतलब क्या कि सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर का 10 अमाउंट मतलब एक तरह से मिल चुका है। ठीक है, तो इसको अगर इसको हम लोग हीट देंगे तो वो नो डाउट वो पानी हट जाएगा, फिर Na2CO3 रह जाएगा। तो वही होता है Na2CO3.10H2O। ये कहाँ कहाँ काम होता है? इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार आता है कि बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज होता है? क्या होता है? वॉशिंग सोडा। क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से यूज होता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अभी अगर हम लोग लास्ट यहाँ पर आ जाए तो ये है लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक्चुअल नाम है, केमिकल नेम है जो, वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को अगर हम लोग हीट करेंगे CaSO4 2H2O एट 373K, 373K में अगर जिप्सम को अगर हम लोग हीट दे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है धीरे धीरे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है। इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर फिर से अगर पानी हम लोग मिला देते हैं, वो फिर से जिप्सम बन जाता है। यूजेस कहाँ कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? नो डाउट हम लोग जानते हैं। डॉक्टर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, और फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ। इसमें क्या होता है? जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट जो आता है वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इतना देर तक हम लोग जो देख रहे थे CaSO4.12H2O, फिर यहाँ पर देखे जिप्सम में देखे CaSO4, फिर यहाँ पर है 2H2O, फिर वहां पर भी देखे थे, राइट? यहाँ पर भी एक देखे थे ना नीचे, जो वॉशिंग सोडा में Na2CO3 10H2O। तो ये जितना भी है Na2CO3.10H2O, तो ये सब चीज में जो लास्ट में जो वाटर एक तरह से इंक्लूड है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखना, यही चीज को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट।
एक सॉल्ट का फॉर्मूला में, मतलब एक सॉल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि 2CaSO4, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन फॉर्मूला मतलब होता है कि सिर्फ CaSO4 रहेगा, ठीक है, सिर्फ CaSO4, यहाँ पर कुछ प्रेफिक्स सफिक्स कुछ नहीं रहेगा। तो एक सॉल्ट का फॉर्मूला में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसी को ही बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ब्लू विट्रियल होता है, कॉपर सल्फेट .5H2O, फिर उसके बाद अभी हम लोग पढ़े कि Na2CO3 10H2O, वाशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, फिर जिप्सम में क्या 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है। तो ये जनरली होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम लोग हीट दे देंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इवेपोरेट होके चल जाता है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये एक तरह से इवेपोरेट होके फिर से मिल जाता है। और फिर से अगर इसको हम लोग वही Na2CO3, उसको अगर फिर से अगर पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे 10H2O के साथ, वो फिर से यही चीज बन जाएगा Na2CO3.10H2, ठीक है। सो अब दैट्स ऑल द चैप्टर। अब इसको एक बार थोड़ा सा रिविजन दे लो। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।